हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का हाफ सेंचुरी 50th लेक्चर है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। इसमें हम इरोडोप की 3.187, 3.189, 3.190, 3.192, 3.1942, 3.198, 3.207 और 3.209 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 3.187। फिगर आपको दिख रही होगी। आपको ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। आप ये देखो कि आपको ये व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा होगा, लेकिन बैलेंस नहीं है। मतलब व्हीट स्टोन है बट नॉट बैलेंस्ड। लेकिन थोड़ी बहुत सिमेट्री दिख रही होगी, जैसे ना ये आर है, ये कैपिटल आर है, तो फिर ये आर है तो ये स्मॉल आर है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते हैं वो देखो। सपोज करो मैं अज्यूम करता हूं कि यहां से आई करंट एंटर की और आई करंट यहां से बाहर निकली। अब इस आई का मान लो I1 पार्ट यहां गया और I2 पार्ट यहां गया। तो आप ये देखो कि आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे कुछ सिमेट्री दिख रही होगी ना। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे कुछ सिमेट्री दिख रही होगी। इसका मतलब करंट जैसे एंटर करते समय डिस्ट्रीब्यूट होगी, करंट बिल्कुल वैसे ही बाहर निकलते समय आएगी। इसका मतलब कैपिटल आर से I2 करंट आएगी और स्मॉल आर से I1 करंट आएगी। अब अगर मैं यहां पे जंक्शन लॉ देखूं, I1 करंट यहां से आ रही है, इधर I2 चली जा रही है, तो इसका मतलब इधर को I1 माइनस I2 आएगी। अब आप ये देखो कि हमने तीन अननोन्स लिए, I1 और I2, थ्री अननोन्स। I1 एंड I2 और इंडिपेंडेंट लूप्स। इंडिपेंडेंट लूप्स ये केवल दो हैं। तो आप तीनों अननोन तो फाइंड नहीं कर सकते, इतना तो कंफर्म है। यू कैन नॉट फाइंड all three unknowns। लेकिन इतना पक्का है कि तुम I1 और I2 को I के टर्म्स में निकाल सकते हो। तो आप I1 I2 को I के टर्म्स में निकाल लो, बस हो गया। फाइंड I1 एंड I2 इन टर्म्स ऑफ I। मैं कुछ लेट कर लेता हूँ। लेट मान लो I1 की वैल्यू अल्फा टाइम्स I हो जाती है और I2 की वैल्यू बीटा टाइम्स I हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें लग रहा होगा अल्फा और बीटा दोनों के दोनों 1 से तो कम ही आएंगे। अब नेक्स्ट देखो आप,
इस फिगर का मतलब ये भी होता है ना कि दिस इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल रेजिस्टेंस, क्यों, आर नेट कह लो, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है। तो अब अगर मैं इस पॉइंट के एंगल से देखूं, इसके एंगल से देखूं, तो वी ए बी की वैल्यू आई इंटू आर नेट होगी, क्यों, अगर आप देखोगे तो वी नेट की वैल्यू, वी ए बी की वैल्यू आई इंटू आर नेट होगी। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और अगर मैं ए सी बी, यहां से ए बी निकालूंगा, ए सी बी पाथ पकड़ रहा हूं मैं, ए से सी, सी से बी, ये पाथ पकड़ रहा हूं, तो देखो यहां पे कितना ड्रॉप हुआ, आई वन इंटू आर, और यहां पे कितना ड्रॉप हुआ, आई टू इंटू आर, और आई वन को मैंने कितना एज्यूम कर लिया था, एल्फा आई, और आई टू को मैंने कितना एज्यूम कर लिया था, बीटा आई। इसका मतलब ए से बी तक टोटल कितना ड्रॉप हो गया, देखो एल्फा आई स्मॉल आर, तो बी ए बी यहां से जो आया वो आया एल्फा आई स्मॉल आर प्लस बीटा आई कैपिटल आर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आप दोनों को इक्वल कर दो, बस हो गया। आप देखो ना, दोनों में आपने वी ए बी फाइंड किया है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो जब आप दोनों को इक्वेट करोगे तो देखो आई कैंसिल हो रहा होगा। आप देखो ना, जब दोनों को इक्वेट करोगे तो आई कैंसिल हो रहा होगा, तो यहाँ से आर नेट की वैल्यू कितनी होगी, आर नेट की वैल्यू होगी एल्फा टाइम्स आर प्लस बीटा टाइम्स कैपिटल आर। अब बस तुम्हारा होमवर्क सिर्फ रह गया कि तुम्हें अल्फा और बीटा निकालना है। ये क्या, आई थिंक समझ में आ गया होगा। गिवन सर्किट एक व्हीट स्टोन ब्रिज है लेकिन बैलेंस नहीं है, लेकिन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे कुछ सिमेट्री टाइप की दिखाई दे रही है। तो अगर एंटर करते समय करंट I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो बाहर निकलते समय उसी फैशन में वापस आएगी। दूसरी बात, मैंने 3 अननोन्स लिए I1 और I2, और 2 इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, तो आप उनको फाइंड तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना पक्का है कि I1 और I2 को I के टर्म्स में एज्यूम कर सकते हो, निकाल सकते हो। और मैंने लेट कर लिया था दोनों लूप इक्वेशन लगाने के बाद। हाँ, ध्यान रखना, लूप इक्वेशन लगाओगे तो मान लो I1 को मैंने अल्फा आई लिया और I2 को बीटा आई लिया, तो मैंने तुमसे कहा कि ये वाली फिगर कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक तो मेरे को ये वाली फिगर से बी ए बी निकालना है, और एक मेरे को ए सी बी, इस पाथ में बी ए बी निकालना है, और फिर दोनों को इक्वेट कर देना है, तो वहां से हमारा आर नेट निकल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको हीट निकालनी है रेजिस्टेंस आर में, उससे क्यू पास होता है, टोटल क्यू चार्ज पास होता है, और जब क्यू पास होता है तो करंट आपसे क्या कहता है, ध्यान से देखना, डिक्रीजेस डाउन टू जीरो यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और डिक्रीजेस डाउन टू जीरो हाफिंग इट्स वैल्यू एवरी डेल्टा टी सेकेंड्स। सुन लो, एक रेजिस्टेंस आर में क्यू चार्ज पास होता है, और तुम्हें हीट जनरेशन निकालना है। पहले पार्ट में आपसे कह रहा है कि जब क्यू चार्ज पास हो रहा है तो उसमें करंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, मतलब लीनियरली डिक्रीज हो रही है डेल्टा टी टाइम में, और दूसरे पार्ट में करंट डिक्रीज करिए जीरो पे, लेकिन हर डेल्टा टी टाइम में हाफ हो जा रही है। तो सबसे पहले पार्ट में चलते हैं। देखो,
पहले पार्ट का अगर मैं आई वर्सेस टी ग्राफ बनाऊं, तो ये कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ये डेल्टा टी है, ये नहीं दिया हुआ है, इसको लेट आई नॉट कर लेता हूं मैं। अब मेरे ख्याल से तुम जानते होगे आई टी का जो एरिया होता है, वो चार्ज फ्लो देता है, क्यों? चार्ज फ्लो। और इसका एरिया कितना हो गया बताओ जाए, इसका एरिया अगर आप देखोगे तो ये आई नॉट डेल्टा टी अपॉन टू आ गया, और चार्ज फ्लो कितना हो गया क्यू, तो यहां से आई नॉट निकल गया, फाइंड आई नॉट, और वो आ गया टू क्यू अपॉन डेल्टा। अब एक बार तुम्हें आई नॉट पता चल गया, तो तुम इसकी आई टी इक्वेशन लिख लो, राइट आई टी इक्वेशन। या तुम कह सकते हो कि तुमने एक तरीके से आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, क्यों? ये तो लिख लोगे ना, इस स्ट्रेट लाइन की आई टी इक्वेशन, नहीं बताओ, इस स्ट्रेट लाइन की तुमने आई टी इक्वेशन लिख ली, तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। अब करंट यहाँ पे वेरिएबल आ रही है, तो जो हीट जनरेशन होगा वो इंटीग्रेशन से निकलेगा, बस हो गया। इसका मतलब हीट जनरेशन कैसे निकालोगे? हीट जनरेशन निकालोगे इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, और लिमिट्स हो जाएंगी जीरो से लेके डेल्टा टी तक, ये खेलो बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा पहला पार्ट कैसे करोगे आप। अब चलते हैं बी पार्ट में। अब करंट हर डेल्टा टी सेकंड में हाफ हो जाती है, तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल टाइप का कुछ है ना। अगर आप देखो करंट हर डेल्टा टी टाइम में, क्यों हर डेल्टा टी टाइम में हाफ हो जाती है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल टाइप का है। तो आप ये कह सकते हो कि जो टी हाफ दिया हुआ है वो डेल्टा टी दिया हुआ है, और तुम जानते होगे जो टी मीन होता है ना, वो टी हाफ अपॉन एल एन टू होता है, क्यों? इसका मतलब डेल्टा टी अपॉन एल एन टू, और ये तुम्हें याद होगा वन अपॉन लेमडा भी होता है ना। जैसे रेडियो एक्टिविटी से अगर मैं कंपेयर कर लूँ, मान लो सपोज करो मैं रेडियो एक्टिविटी से कंपेयर कर लूँ, तो आप ये देखो कितना होगा बेटा जो है, टी मीन इक्वल टू टी हाफ अपॉन एल एन टू होता है, और टी हाफ यहाँ पे डेल्टा टी हो गया अपॉन एल एन टू, और टी मीन ये भी आ गया। तो यहाँ से लेमडा को अगर देखोगे, देयरफॉर जो लेमडा आ गया वो आ गया एल एन टू अपॉन डेल्टा टी। तो अब मैं अगर करंट की इक्वेशन लिखूं, तो वो कुछ ऐसी होगी ना, आई नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। लेकिन अगेन फिर से प्रॉब्लम है, आई नॉट अभी मालूम नहीं है आपको, नॉट नोन। अब ध्यान से देखना बेटा, अब करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो अब जो हमारा चार्ज निकलेगा वो इंटीग्रेशन से निकलेगा, क्यों? चार्ज जो निकलेगा वो इंटीग्रेशन से निकलेगा।
और टोटल चार्ज हमारा कितना फ्लो किया है, क्यू फ्लो किया है। तो इसका मतलब क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी करोगे, लेकिन एक्सपोनेंशियल में तुम जानते हो वैल्यू जीरो होती है इनफाइनाइट टाइम में। तो इसका मतलब इसको जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करोगे, तो यहां से सबसे पहले तुम आई नॉट निकालो। और एक बार तुम्हें आई नॉट पता चल गया, अब तुम हीट जनरेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, और अगेन लिमिट रखोगे जीरो से इनफाइनाइट, तो यहां से तुम हीट निकालोगे, ये हो। तो आई थिंक सेकेंड पार्ट समझ में आ गया होगा। आपको हाफ लाइफ दिया था डेल्टा टी, तो जो मीन लाइफ होगा वो टी हाफ अपॉन एल एन टू होगा, और मीन लाइफ वन अपॉन लेमडा भी होती है, तुम्हें अगर याद हो तो वहां से लेमडा निकाल लिया आपने। उसके बाद करंट का फंक्शन जो आया वो आई नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी हो गया, लेकिन आई नॉट अभी पता नहीं है। तो पहले आप q इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी से आई नॉट निकालो, और फिर इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी से टोटल हीट जनरेशन निकाल लो, लेकिन जो लिमिट रखोगे फिर लास्ट में जीरो से इनफाइनाइट रखोगे, ये ध्यान। इसमें कुछ नहीं, तुमसे एक ये कहता है बेटा, यहाँ पे एक बैटरी लगाते हो और इसका रेजिस्टेंस आर नॉट लेते हो, तो तुमसे कहता है एट व्हाट वैल्यू ऑफ आर थर्मल पावर जनरेटेड इन दिस सर्किट विल बी हाईएस्ट। तो आप जानते होगे ये तीनों के तीनों ना पैरेलल में होते हैं, क्यों, ये तुमने देखा होगा कईयों पैरेलल में होते हैं। और मैक्सिमम पावर जनरेशन के लिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट है, और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर बाई थ्री आ गया ना, पैरेलल में है। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी, थ्री आर नॉट होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपको जो दो टर्मिनल्स दिए थे उसको आप एक बैटरी से कनेक्ट करते हो, डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हो, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट दिया था आपसे, आपसे कहता था कि आर की वैल्यू कितनी हो कि पावर जनरेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हमने कंसेप्ट लगाया कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये मेरे ख्याल से आप कई बुक्स में देखते होंगे कि जो तीन रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं वो एक्चुअल में पैरेलल में है, तो उनका मिला के आर बाई थ्री हो जाएगा। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 2.6 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल्स ये 2 वोल्ट दिया हुआ है। आपसे कहता है फाइंड थर्मल पावर जनरेटेड इन द बैटरी एंड द पावर डेवलप्ड इन इट बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। दोबारा सुन लो, ईएमएफ दे रखा है 2.6 वोल्ट, करंट दे रखी है 1 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी 2 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको एक तो पावर जनरेशन बैटरी में निकालना है, और पावर डेवलप्ड बाय इन इट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। एक बात बताओ, तुम्हें याद होगा V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। अब यहाँ पे V तुम्हें दिया हुआ है 2 वोल्ट, E दिया हुआ है 2.6, I दे रखा है तुम्हें 1, तो यहाँ से R निकाल लो, बस हो गया। R इक्वल टू मेरे ख्याल से 0.6 आ गया। अब आपसे कहता है थर्मल पावर जनरेटेड इन द बैटरी,
पहले पार्ट का आप देखो ना, थर्मल पावर जनरेटेड इन द बैटरी, तो वहां पे जो पावर जनरेशन होगा वो कितना होगा बताओ? ये होगा I स्क्वायर इंटू उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया। बैटरी में तो यही पावर जनरेशन होगी ना, I स्क्वायर आर। अब I स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर और R हो गया 0.6। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 0.6 वॉट आ गया। तो ये आ गया। अब दूसरा पार्ट थोड़ा सा वो है, वो देखो क्या है। एक्चुअल में ये है ना कुछ, इसके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, देखा जाए तो ये है बेटा जो है। और मैंने V इक्वल टू ई माइनस आई आर से निकाला ना, इसका मतलब करंट नॉर्मल डायरेक्शन में। V इक्वल टू ई माइनस आई आर का मतलब करंट नॉर्मल डायरेक्शन में है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये I है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है। ध्यान से देखना। अब करंट इधर को फ्लो कर रही है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सॉरी। तो एक तरीके से मैं मान सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इधर को फ्लो कर रहा है, और ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है। अब सुनो, पॉजिटिव चार्ज अगर हायर से लोअर पे जा रहा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव वर्क करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज लोअर से हायर पे जा रहा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नेगेटिव वर्क करते हैं, तो आंसर माइनस में आएगा। और तुम्हें निकालना क्या था? पावर डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो इसका मतलब अब तुम जो पावर लिखोगे, पावर बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, वो माइनस अपनी तरफ से लगा दोगे और V इंटू आई लिख दो, बस हो गया। ये कर दो। और V हमारा था 2 वोल्ट और I था 1 एम्पियर। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? -2 वॉट। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना। V इक्वल टू ई माइनस आई आर है, इसका मतलब करंट नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 2 वोल्ट हम ऑलरेडी दिया हुआ है, और करंट आपको 1 एम्पियर दे रखी है। अब करंट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव चार्ज भी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाए तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पॉजिटिव वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वर्क होगा। तो आप जो पावर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे वो -V इंटू आई करोगे, तो -2 वोल्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, देखो। हाउ मच इन परसेंट filament diameter decrease due to evaporation if an increase of voltage by 1% is required to keep the temperature constant. Amount of heat transferred from the filament into surrounding space is assumed to be proportional to filament surface area. ये देखो क्या है, ये मान लो इस टाइप से है। इसके अक्रॉस तुमने एक तरीके से V वोल्टेज लगाया, और इसका डायमीटर मान लो D है, और ये L है। तो आप ये देखोगे ये क्या कह रहा है, और इसके अक्रॉस V वोल्ट लगाया हुआ है, तो करंट भी फ्लो हो रहा होगा इससे।
आपसे कहता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फिलामेंट इनटू सराउंडिंग स्पेस इज एज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट सरफेस एरिया। फिलामेंट सरफेस एरिया, तो इसका मतलब जो पावर ट्रांसफर्ड है वो प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट का सरफेस एरिया। देखो पाई डी एल हो गया ना, नहीं तो पाई डी एल हो गया। और मान लो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में अल्फा ले लेता हूं, तो P इक्वल टू एल्फा पाई डी एल हो गया। ये तो हो गया ट्रांसफर टू एटमॉस्फेयर। ट्रांसफर टू एटमॉस्फेयर। अब पावर जनरेशन कितना हुआ, आप देखो ना, पावर जनरेशन ये वी स्क्वायर बाई आर होगा। और आर को मैं क्या लिख सकता हूं, रो एल अपॉन ए। और ए को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई डी स्क्वायर बाई 4। आई थिंक समझ में आ गया होगा। पावर जनरेशन हो गया वी स्क्वायर बाई आर, आर को लिख दिया रो एल अपॉन ए, और ए को लिख दिया पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि टेम्परेचर राइज में कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का मतलब टेम्परेचर राइज में कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये बताओ, मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ ना, दोनों पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ। तो आप क्या करना कि P को PG के इक्वल रखना, तो तुम्हारा ना फाइनल रिजल्ट कुछ इस टाइप से आएगा बेटा, जो है D इक्वल टू 4 एल्फा एल स्क्वायर रो V की पावर -2। अब इस इक्वेशन में अगर तुम देखोगे तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो D और V हैं। फोर कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब D प्रोपोर्शनल टू V की पावर -2 हो गया। और इसके बाद तुम जानते होगे परसेंटेज चेंज इन D, परसेंटेज चेंज इन D इक्वल टू -2 इंटू परसेंटेज चेंज इन V होता है ना। इसी टाइप का तो कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ। जो -2 इंटू परसेंटेज चेंज इन V। अब तुम देखो जरा V को क्या किया जा रहा है, वोल्टेज को 1% इंक्रीज किया जा रहा है बेटा, जो है। तो इसका मतलब ये तुम्हें दिया हुआ है +1%, +1%। तो परसेंटेज चेंज इन D कितना हो गया, तो -2% आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या था बेटा, जो है हाउ मच इन परसेंट हैज ए फिलामेंट डायमीटर डिक्रीज, कह रहा है। देखो डायमीटर किस रेट से डिक्रीज किया जाए, कह रहा है, जबकि तुमने वोल्टेज को इंक्रीज किया है। देखो वोल्टेज को तुमने इंक्रीज किया है 1%, ये कह लो। इस वाले क्वेश्चन को भी सही ढंग से देख लेना क्या था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। कंडक्टर है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, टोटल हीट कैपेसिटी सी दे रखी है, और टी इक्वल टू 0 पे वी वोल्टेज लगाते हो। तो तुम्हें टाइम डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर्स टेम्परेचर टी निकालना है।
और पावर डिसिपेटेड इनटू सराउंडिंग ऐसे वेरी कर रहा है, और K is a constant T naught, environmental temperature equal to conductor's temperature at initial momentum. सुनो, एक रेजिस्टेंस R है जिसकी हीट कैपेसिटी C है और जिसका इनिशियल टेम्परेचर T नॉट है और जिसमें V वोल्टेज आप अप्लाई करते हो। दोबारा देख लो, एक रेजिस्टेंस R है जिसकी हीट कैपेसिटी C है और जिसका इनिशियल टेम्परेचर T नॉट है और जिसके अक्रॉस V अप्लाई करते हो, और सराउंडिंग में जो चला जाता है पावर, हाँ ध्यान रखना, वो तुम्हें दे रखा है Q T माइनस T नॉट। तो तुम्हें टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एज फंक्शन ऑफ T निकालना है। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, हीट कैपेसिटी C है, इनिशियल टेम्परेचर T नॉट है और उसके अक्रॉस V वोल्ट लगाते हो। सराउंडिंग में जो पावर वेस्ट होती है वो Q T माइनस T नॉट होती है। तो तुम्हें T ऑफ कंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो अब आप ये देखो कि जो पावर जनरेशन हुआ वो तो V²/R हुआ इक्वल टू Q T माइनस T नॉट, इतना तो लॉस हो गया, प्लस C इंटू प्लस dt/dt, ये इसका टेम्परेचर राइज में चला गया, बस हो गया, ये इक्वेशन बनी। उसके बाद इंटीग्रेट कर देना, T की जो लिमिट्स रख दोगे वो रख देना 0 से T, और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर की जो लिमिट रख देना वो T नॉट से T कर देना, बस हो गया। ये अच्छी तरीके से देख लो, ये वाली इक्वेशन है, मेन इक्वेशन ये है। इतना तो जनरेट हुई, इतना लॉस हुई और इतना टेम्परेचर राइज में चली गई, लेकिन ये सब पर सेकंड चल रहा है, जो भी चल रहा है पर सेकंड चल रहा है, जिसको हम पावर भी कहते हैं। फाइनली एक बार देखो उस इक्वेशन को, V²/R वो तो जनरेशन हुआ, Q T माइनस T नॉट वो लॉस हो गया, और C इंटू प्लस dt/dt वो पर सेकेंड टेम्परेचर इंक्रीज करने में चला गया। उसके बाद लिमिट्स रख दो, बस हो गया, टाइम की और टेम्परेचर, ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें तुमसे कहता है कि Rx की वैल्यू कितनी हो। What value of Rx will the thermal power generation in it is practically independent of small variables of that resistance, कि इसमें पावर जो हो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये कह रहा है। और यहाँ पे R1 तुम्हें दिया हुआ है 20 और R2 तुम्हें दिया हुआ है 30, और एक चीज और कहता है कि वोल्टेज बिटवीन A एंड B इज सपोज टू बी कांस्टेंट इन दिस स्टेट, इन दिस केस, ये तुमसे कह रहा है। अब ध्यान से देखना, तुम एक चीज मान सकते हो कि जैसे ना तुमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, और ये Rx है, अब ये 20 ओम है और ये 30 ओम है, तो एक तरीके से ये एक बैटरी बन गई।
जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20 आ गया, तो ये 12 ओम आ गया। आई थिंक समझ में रहा होगा। तुमने 20 और 30 को एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया, समझे ना, एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया जो 12 ओम आया। अब आप ये देखो कि इसके अक्रॉस, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखें, इसके अक्रॉस पावर मैक्सिमम हो या पावर कांस्टेंट हो। कंडीशन एक ही बनेगी ना, डी पी अपॉन डी आर एक्स इक्वल टू 0। और ये तब होती है जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो। क्यों? मतलब ये कंडीशन में तुम जानते होगे कि तुम्हें एक रिजल्ट मिलता है टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया आर एक्स और इंटरनल रेजिस्टेंस 12 ओम आ गया, तो ये आ गई बस कंडीशन, ये आ गई, आर एक्स की वैल्यू आ गई बस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आर एक्स की वैल्यू निकालनी है सो दैट इसके अक्रॉस पावर ऑलमोस्ट क्या रहे, कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया कि R1 और R2 को एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एज्यूम कर लिया जो पैरेलल में थे, तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम आ गया। उसके बाद मैंने तुमसे कहा आर एक्स एक तरीके से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, उसमें पावर मैक्सिमम हो या कांस्टेंट हो, कंडीशन एक ही लगेगी, डीपी अपॉन डी आर एक्स इक्वल टू 0। और इस कंडीशन से हम जानते हैं कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस इक्वल आते हैं। क्यों? तो वहां से आर एक्स की वैल्यू 12 ओम कर दो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर से वही आ गया कि आर की वैल्यू कितनी हो। देखो, एट वर्क वैल्यू ऑफ आर, थर्मल पावर जनरेटेड इन इट इज हाईएस्ट एंड व्हाट इज इक्वल टू दिस। तो एक बात बताओ कि ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी, इनको मैं पैरेलल में एज्यूम कर सकता हूँ ना, ये एक बैटरी हो गई बस, हो गया। और एक ही आर हो गया, इसको मैंने सिंपल ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ये आर, ये ई और ये आर। अब यहाँ पे जो ई की वैल्यू आती है वो आती है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन E1, सॉरी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एक तो ये आ गया, और यहाँ पे जो स्मॉल आर आएगा वो ये R1 और R2 पैरेलल में आएंगे। क्यों? तो इसका मतलब ये हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब सिंपल सी बात है कि कैपिटल आर के अक्रॉस तुम्हें मैक्सिमम पावर चाहिए, तो वो तब होती है जब आर और स्मॉल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों? ये तुम जानते होगे, पावर अक्रॉस आर इज मैक्सिमम व्हेन कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर मीन्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब तुमसे ये कहता है कि उस पावर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये भी तुमसे पूछा हुआ है। पावर अक्रॉस आर की मैक्सिमम वैल्यू ये भी पूछी है तुमसे।
अब मुझे एक बात बताओ, ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ई दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होगा ना, मतलब E/2 यहां चला जाएगा और E/2 इसको मिलेगा एज ए पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान रखना बेटा जो है, मतलब ये V हो गया क्या, आई थिंक समझ में आ गया होगा। कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल है, तो इसका मतलब कैपिटल ई दोनों में एज ए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब ये बताओ कि अगर मुझे पावर अक्रॉस आर निकालनी है तो वो V² अपॉन आर कर दोगे, और V मैंने तुमसे कहा E/2 का स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, तो ये E² अपॉन 4R आ जाएगा। अब E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, जो हमने E की वैल्यू निकाली है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट E। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम पावर थ्योरम पे बेस्ड थे कुछ प्रॉब्लम स्पेशली। ये भी तुम जानते हो, टोटल आपके पास 300 सेल्स हैं, हर किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है, तो फाइंड द नंबर n ऑफ पैरेलल ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। मान लो पैरेलल में पैरेलल ग्रुप्स n हैं और ईच मान लो m सेल है। अच्छा, फॉर विच ये भी देख लो रेजिस्टेंस जनरेट द हाईएस्ट थर्मल पावर, ये कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात m इंटू n, ये तो 300 होगा, 300 सेल थे ना तुम्हारे पास, और पी आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, पी आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस पे आ जाओ। टोटल n पैरेलल ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में m सेल है, तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, mr तो हो गया एक ग्रुप का अपॉन n हो गया। अब वैल्यू रख दो, बस हो गया। r तुम्हें दिया था 10 और स्मॉल r दिया था 0.3, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इनको सॉल्व कर लो, यहां से फाइंड m और n निकाल लो। क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। टोटल 300 सेल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस हर बैटरी का 0.3 ओम है, और तुम्हें पैरेलल ग्रुप्स बताने कितने बनेंगे, n कितना होगा अगर हर ग्रुप में इक्वल सेल्स हो, सो दैट कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो पावर जनरेशन हो मैक्सिमम हो। तो टोटल n पैरेलल ग्रुप्स बने और हर पैरेलल ग्रुप में m सेल्स हैं, तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो ये बन गई mn इक्वल टू 300। और सेकंड मैंने तुमसे कहा कि मैक्सिमम पावर के लिए एक इक्वेशन होती है टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो हर ग्रुप का एम आर अपॉन एन। तो दो इक्वेशन बन गई, वहां से एम और एन की वैल्यू निकाल लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग ए करंट कितना।
देखो P टोटल निकालना है तुम्हें, तो ये कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटू मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और वो हो जाएगा m इंटू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, आप जानते हो ना I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, एन ई ए वी डी। तो इसका मतलब वी डी कितना हो जाएगा बताओ, I अपॉन एन ई ए। अब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे देखो, A इंटू एल, ये तो वॉल्यूम बन गया वायर का, A इंटू एल ये वॉल्यूम बन गया, और इसको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया। तो फाइनली कितना हो गया देखो, A एल एन एम आई अपॉन एन ई ए। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो गया देखो, एन कैंसिल हो गया, तो मोमेंटम आ गया एम आई एल अपॉन ई, टोटल मोमेंटम आ गया एम आई एल अपॉन ई। आई तुम्हें दे रखा है, लेंथ तुम्हें दे रखी है, ये मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होगा, और ये मास ऑफ वन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होगा, और ये दोनों वैल्यूज तुम जानते हो, तो यहां से पी निकाल लेना बस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तुम्हें सारे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल मोमेंटम निकालना है, लेंथ ऑफ वायर दे रखी है, करंट दे रखी है, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, और वो m इंटू वी डी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जानते हैं I अपॉन एन ई ए होता है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, A इंटू एन, तो L तो हो जाएगा वॉल्यूम, इंटू n हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये आगे चलो, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट क्वेश्चन समझो। कॉपर दे रखा है, लेंथ दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, करंट दे रखी है, और आपसे कहता है कि वन फ्री इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड्स टू ईच कॉपर एटम, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो टाइम इट टेक्स एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू ऑफ वायर टू अदर, ये कह रहे हैं। सुन लो, कॉपर वायर दे रखा है, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, करंट दे रखी है, और एक कॉपर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है ना, एक कॉपर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। पहला पार्ट देखो, T इक्वल टू एल अपॉन वी डी होगा ना, यहां से चलते हैं क्यों, और अभी हमने वी डी क्या पढ़ा बताओ, जो है वी डी पढ़ा I अपॉन एन ई ए, तो अगर मैं ये वैल्यू रखूं तो ये कितना हो जाएगा देखो, एन एल ई ए, एक्चुअल में यहाँ पे जो ये एस है ना, यही ए है, एरिया क्रॉस सेक्शन यही है बेटा, ध्यान रखना, जिसको मेरे को ए लिखने की आदत है, ये हो गया। तो ये कितना हो गया बताओ, जो है एन एल ई ए अपॉन आई। अब ये आ गया देखो, इसको ध्यान से देखना, ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर
यूनिट वॉल्यूम। इसको ध्यान से देखना। अब मैं यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा, मास ऑफ कॉपर की बात कर रहा हूं, वो डेंसिटी ऑफ कॉपर हो जाएगा। भाई यूनिट वॉल्यूम का जो मास ऑफ कॉपर होगा क्या होगा, डेंसिटी ऑफ कॉपर हो जाएगा। अब इसको मैं इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं तो वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स वो हो जाएंगे, इस मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देखोगे तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा रो कॉपर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर इनटू एवोगैड्रो नंबर। और तुमसे कहता है कि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब जितने एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं सीधे सीधे, डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर इनटू एवोगैड्रो नंबर, लेंथ ई ए अपॉन आई, इतना टाइम होगा, बस हो गया, ये आंसर आ जाएगा। और डेंसिटी ऑफ कॉपर तुम्हें दी होगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर तुम्हें पता होगा, एवोगैड्रो नंबर तुम्हें पता होगा, लेंथ तुम्हें दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तुम्हें पता होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस तुम्हें दिया हुआ है, और करंट तुम्हें दे रखी है। तो यहां से टाइम निकाल लेना। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा। स्मॉल एन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा वो डेंसिटी के इक्वल होगा, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगा तो मोल्स बन जाएंगे, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एटम्स बन जाएंगे। और तुमसे कहता है हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब वही वैल्यू स्मॉल एन की होगी, ये होगी। अब दूसरा आ जाता है, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस acting on or free electrons in the given wire। D। अब ये बताओ जो F टोटल हुआ वो फिर ये हो जाएगा ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनटू Q इंटू E। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इंटू Q इंटू E, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो Q रखोगे वो तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। अब आ जाओ E क्या होगा, E होता है V अपॉन एल, V होता है I इंटू आर, और R यहाँ पे होगा रो एल अपॉन ए। रो लेकिन यहाँ पे डेंसिटी नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताओ, जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू ए इंटू एल। तो ये सारी चीजें करोगे तो इसमें कई चीजें कैंसिल हो जाएंगी, अगर तुम देखो तो कई चीजें कैंसिल हो जाएंगी। जैसे निकाल लेते हैं, देखो हमने एन क्या निकाला था, एन क्या निकाला था बेटा, जो है ये निकाला था रो कॉपर अपॉन एम कॉपर एवोगैड्रो नंबर, रो कॉपर अपॉन एम कॉपर इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये तो एन आ गया।
ए एल और आ गया, ई आ गया, और वो करना था आई आर। इसका मतलब आई रो एल अपॉन ए आ गया, और मेरे ख्याल से नीचे ही एल आ रहा है, क्यों? ये एल आ रहा है। अब आप ये देखो कि ए एल ए एल कैंसिल हो गया। अब बाकी सारी चीजें तुम्हें पता है, देखो ना, बाकी सारी चीजें पता है। रो ऑफ कॉपर पता होता है, एम ऑफ कॉपर पता होता है, एवोगैड्रो नंबर पता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, आई दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर पता होगी, एल तुम्हें पता होगा। तो यहाँ से टोटल फोर्स निकाला, फाइंड टोटल फोर्स। तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट हुआ, और अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंगे। तब तक के लिए